बदल जाना होगा वक्त के साथ, बदल जाना होगा वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखना होगा। मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होगा, हर हाल में चलना सीखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी को अपने YouTube चैनल राज क्लासेज इलाहाबाद में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज से हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, हम आप लोग को मैथ पढ़ाएंगे, मैथ का टॉपिक पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम। क्या स्टार्ट करेंगे बाबू? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक, तो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसी को बोलते हैं नंबर सिस्टम। मतलब कि नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम कुछ नहीं है, नंबर सिस्टम एक तरीका होता है नंबर को रिप्रेजेंट करने का। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि किसी भी नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो देखो, बेसिकली नंबर को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास चार तरीका है। कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला तरीका है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। दूसरा है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। तीसरा आपका जो है ऑक्टा, तीसरा आपका है ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम, और चौथा है आपका हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। बेसिकली नंबर को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास चार तरीका है। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं? एक तो है डेसिमल नंबर सिस्टम, एक है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक है ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम, और एक है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर बात करें सिलेबस की, तो हमारे सिलेबस में केवल और केवल डेसिमल नंबर सिस्टम है और बाइनरी नंबर सिस्टम। हमारे सिलेबस में एक तो है डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है, दशमलव संख्या पद्धति होती क्या है। देखिए बच्चों, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति क्या होती है? दशमलव संख्या पद्धति, इसमें हम लोग टोटल 10 सिंबल का यूज करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल हम लोग कितने सिंबल का यूज करते हैं? 10 सिंबल का यूज करते हैं। और इन्हीं 10 सिंबल को हम लोग क्या नाम देते हैं? डिजिट। इन्हीं 10 सिंबल का नाम हम लोग देते हैं डिजिट, या फिर इसको हिंदी में बोला जाता है अंक। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है क्या होता है, इसमें हम लोग टोटल 10 सिंबल का यूज करते हैं 0 से 9, और इन्हीं 10 सिंबल का हम लोग नाम लेते हैं डिजिट या फिर अंक बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको केवल इतनी बात याद रखनी है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग टोटल 10 डिजिट का यूज करते हैं, 10 अंकों का यूज करते हैं। ठीक है, तो 10 अंक कौन कौन से हैं, आइए एक बार हम देख लेते हैं। टोटल 10 डिजिट हमने देखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल कितने डिजिट यूज करते हैं? 10 डिजिट। ठीक है, 10 अंक। अब आप बताइए, अगर ये डिजिट है, ठीक है, तो इस डिजिट का यूज करके हम कोई ना कोई एक नंबर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या किया, हमने मान लिया कोई एक नंबर क्रिएट कर लिया 3594। ठीक है, तो डिजिट का यूज करके हमने एक संख्या क्रिएट कर लिया, एक नंबर क्रिएट कर लिया। अब इस नंबर पे हमसे क्या क्या बातें पूछी जा सकती है, इस पे हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है? इस पे हमसे दो चीज़ें पूछी जाती है। एक तो पूछी जाती है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है,
एक आपसे पूछेगा कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और दूसरी आपसे पूछेगी कि फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, फेस वैल्यू, जैसा कि आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। देखो, प्लेस वैल्यू को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंकीय मान। क्या बोलते हैं बाबू? अंकीय मान। ठीक है, और फेस वैल्यू जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं जातीय मान या फिर स्थानीय मान। जातीय मान या फिर स्थानीय मान। ठीक है, तो कोई भी डिजिट दे देगा, डिजिट से हम लोग नंबर बना सकते हैं। उस नंबर से हमसे दो चीजें पूछी जा सकती है, एक तो प्लेस वैल्यू पूछ सकता है और दूसरा फेस वैल्यू। चलिए अब हम देखते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसी भी नंबर का क्या होता है। चलिए बाबू, हमने क्या किया है, हमने कोई एक नंबर क्रिएट कर दिया 3954 डिजिट का यूज करके हमने एक नंबर क्रिएट कर दिया। अब हमसे इसमें पूछेगा प्लेस वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लेस वैल्यू होता क्या है। प्लेस वैल्यू या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं अंकीय मान, अंकीय मान क्या होता है। देखो, किसी भी संख्या में किसी भी डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होता है, जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ 9, ठीक है, मतलब 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 9 का अंकीय मान क्या होगा, तो 9 ही हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या में किसी भी डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होता है इटसेल्फ वही डिजिट हो जाती है, खुद वही संख्या हो जाती है। ठीक है, किसी भी संख्या में किसी भी डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होता है इटसेल्फ वही नंबर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम पूछे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो आप सीधा आंसर देंगे 4। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी नंबर का हम लोग प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्लेस वैल्यू हमने सीख लिया, अब हम देखेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू जिसको कि हम लोग बोलते हैं जातीय मान या फिर स्थानीय मान, इससे तो आप सभी परिचित ही होंगे। फेस वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं जातीय मान या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, देखिए जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए 3954, तो स्थानीय मान क्या होता है कि कौन सी डिजिट किस प्लेस पे है। जैसे ये 4 है, इस किस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे या फिर यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है। ये किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे या फिर दहाई का 10th प्लेस, मतलब कि दहाई का अंक है। ये किस प्लेस पे है, 100th प्लेस पे, मतलब कि सैकड़े का अंक है। ठीक है, कौन सा डिजिट किस प्लेस पे है वही हमको लिखना है। जैसे हमसे पूछा कि 4 की फेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी। तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 किस पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे है, तो क्या करेंगे 5 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फेस वैल्यू आ जाएगी 50। अब जैसे 9 की फेस वैल्यू पूछ लिया, तो फेस वैल्यू ऑफ 9 क्या हो जाएगा बाबू, 9 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, तो 9 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। ठीक है, 900। जैसे 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू, तो किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या फिर देखिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए और क्या कर सकते हैं। जैसे हमसे किसी की फेस वैल्यू पूछ ली, जैसे हमसे पूछ लिया फेस वैल्यू ऑफ 9, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 9। ठीक है, अब 9 के राइट साइड जितने डिजिट हैं उतना आप 0 लगा दीजिए। 9 के राइट साइड जितने डिजिट है उतना आप 0 लगा दीजिए। जैसे फेस वैल्यू ऑफ 3 पूछ लिया, फेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 के राइट साइड कितने डिजिट हैं, 3, तो 3 के आगे आप क्या करिए, 3 0 लगा दीजिए। जैसे फेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। क्या 4 के राइट साइड एक भी डिजिट है, आप कहेंगे नहीं, तो उसके आगे एक भी 0 नहीं लगेगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आप लोग को समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए, तो अभी हमने सीखा कि किसी भी नंबर्स का हम लोग फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं और प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल यही देखते हैं फिर से। 3954 है, ठीक है, 3954 है। अगर हम यहाँ पे इस यूनिट डिजिट पे फोकस करें, किस पे फोकस करें बाबू, यूनिट डिजिट या फिर इकाई के अंक पे।
हमको किस पे फोकस करना है, यूनिट डिजिट पे, इकाई के अंक पे फोकस करना। देखिए अगर हम पूछें कि फेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा, मतलब कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप बताएंगे 4 ही होगा, ठीक है। और अगर हम पूछे प्लेस वैल्यू क्या होगा, आप प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा, और 4 का अगर हम प्लेस वैल्यू पूछे तो किसी भी नंबर का जो प्लेस वैल्यू होता है इटसेल्फ वही डिजिट हो जाता है, 4 होगा। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी, क्या समझ में आ रही है भाभी, यहाँ से आपको एक बात ये समझ में आ रही है, किसी भी संख्या में जो यूनिट डिजिट होता है बाबू, जो यूनिट डिजिट होता है उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। किसी भी, इस बात को आप याद रखिएगा कि किसी भी संख्या में, ठीक है, यूनिट डिजिट का जो फेस वैल्यू होता है और प्लेस वैल्यू होता है दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। चलिए तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और कुछ नई नई चीजें सीखेंगे। तो ये तो बात हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। अब हम आगे चलते हैं नंबर्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बाबू, नंबर्स के बारे में। नंबर्स जिसको कि हम लोग बोलते हैं संख्याएं, नंबर्स या फिर संख्याएं, ठीक है। तो नंबर्स बाबू दो टाइप के होते हैं। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। आपका एक होता है रियल नंबर, क्या होता है, रियल नंबर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। दूसरा जो आपका होता है इमेजिनरी नंबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक काल्पनिक संख्या, ठीक है। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है, काल्पनिक संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में हमको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस हमको इतना जानना कि पहले तो बात तो जानेंगे कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, ठीक है। अगर हम किसी भी निगेटिव नंबर का, जैसे निगेटिव क्या है, -3, किसी भी निगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं या फिर वर्गमूल ले लेते हैं, ठीक है, किसी भी निगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो संख्याएं क्या होगी, एक इमेजिनरी नंबर होगी, एक काल्पनिक संख्या होगी, ठीक है। अगर किसी भी निगेटिव संख्या का आप अंडर रूट लेते हैं तो संख्या हमारी क्या होगी, काल्पनिक। जैसे -5 है, इसका आप अंडर रूट ले लीजिए। किसी भी निगेटिव संख्या का रूट क्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होती है। पहली बात तो इतना है। और दूसरी बात, जो इमेजिनरी नंबर होता है बाबू, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। किससे, आई से, आई से डिनोट करते हैं इमेजिनरी नंबर को, ठीक है। जो आई होता है, आपको इतना याद रखना कि आई का मान जो होता है अंडर रूट ऑफ -1 होता है। आई का मान क्या होता है, अंडर रूट -1। अगर यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो आई का स्क्वायर क्या आएगा, -1 आएगा। बस आपको इतना बात याद रखना है कि इमेजिनरी नंबर जिसको कि हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और आई का मान जो होता है अंडर रूट -1 होता है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा। आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं, आयोटा। आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा। आयोटा की खोज की थी एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम था यूलर्स। आयोटा की खोज किसने किया था, वो यूलर्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको कुछ खास नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि जो इमेजिनरी नंबर होता है वो क्या होता है, अगर किसी भी हम निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। दूसरा, इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा, और आई का मान होता है अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है। अगर यहाँ से आई का स्क्वायर करेंगे तो आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। आप यहाँ पे एक चीज देखिए, देख, जैसे अंडर रूट -3 था, अंडर रूट -3 था, ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। किसी भी निगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट लगा है तो एक हमेशा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। देखिए जो अंडर रूट -3 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 × 3, इसको ऐसा लिखा जा सकता है -1 × 3, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जब आप सर्ड और इंडिसेस पढ़ेंगे, घातांक और कर्ली, तो उसमें आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए
इंटू बी, ठीक है, मतलब कि अलग अलग रूट हो जाता है, ठीक है। जैसे रूट ऑफ -1 इंटू 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। अभी अभी हमने बताया कि अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है बाबू, आई होता है। अभी यही बताया अंडर रूट -1 क्या होता है, आई होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा। तो आई इंटू √3 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 आई, ठीक है। इसीलिए अगर किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो हमेशा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, काल्पनिक संख्या होगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी थी काल्पनिक संख्या के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, सीधी सी बात, जो संख्याएं काल्पनिक के अलावा जितनी संख्याएं बचती हैं वो सभी के सभी रियल होती हैं। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है वो सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, जिन्हें हम नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। वो सभी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें वो हमारी क्या कहलाती हैं, रियल नंबर कहलाती है। अब देखिए, जैसे ये हमारा नंबर लाइन है, तो ये क्या है, 0 है, यहाँ पे इधर साइड चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और इधर आएंगे तो निगेटिव आएगा, इनफाइनाइट तक ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर लाइन पे हम लोग जितने भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस नंबर लाइन पे हम लोग जितने भी नंबर रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो सभी के सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, रियल नंबर कहलाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 0, यहाँ पे 1/2 हम फ्रैक्शन भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, मतलब जितनी भी नंबर संख्याएं इस नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो सभी के सभी हमारे क्या कहलाएंगी, रियल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो रियल नंबर को हम लोग डिटेल में सीखेंगे आगे, अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और अब हम लोग सीखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, मतलब कि संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। तो आप एक चीज हमको बताइए कि किसी भी चीज को हम लोग क्लासिफाइड कब कर सकते हैं, किसी भी चीज को हम लोग वर्गीकृत कब कर सकते हैं, या फिर मतलब किसी भी चीज को हम लोग अलग अलग कब कर सकते हैं। भाई सीधी सी बात, हम किसी भी चीज को अलग अलग तभी कर पाएंगे जब बहुत सारी चीजें एक में मिक्स होंगी, तभी तो हम चीजों को अलग कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम्मिश्र संख्याएं, जिसमें हर एक टाइप की संख्याएं क्या होती है, मिक्स होती हैं, ठीक है। भाई क्लासिफिकेशन हम तभी ना कर पाएंगे जब सारी संख्याएं एक में मिक्स होगी, तभी तो हम उसको अलग अलग क्लासिफाइड करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको कि हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र मतलब कि जिसमें सारी संख्याएं क्या होती हैं, मिक्स होती हैं, सम्मिश्र संख्या, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं जटिल संख्या। क्या बोलते हैं, जटिल संख्या, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं याद रखना, बस आपको थोड़ा सा बात याद रखना, जो जटिल संख्याएं होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बाबू, जड़ से। किससे डिनोट करते हैं, जड़ से। तो जड़ बराबर होता क्या है, a प्लस आई बी प्लस माइनस। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होगा, ठीक है, जहां a क्या होगा आपका, a आपका होगा रियल पार्ट या फिर रियल नंबर, रियल पार्ट, ठीक है, और आई भी क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट मतलब कि काल्पनिक संख्या या काल्पनिक पार्ट। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर दो संख्याओं से मिलकर बना होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है।
कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। जेड इसका जो जनरल फॉर्म होता है ए प्लस माइनस आई बी। जैसे 3 क्या है आपका रियल नंबर है, या फिर प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं। आई भी मान लो 4i ले लो, कुछ भी ले लो, किसी भी रियल के साथ आप इमेजिनरी नंबर ले लीजिए तो वही हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है। और जहाँ पे जो 3 होता है हमारा रियल पार्ट होता है, और 4i जब भी आई इसके साथ लगा तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपसे केवल और केवल बहुत छोटी सी चीज पूछी जाती है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ जड, हिंदी में बोलते हैं मापांक, मतलब कि जड का मापांक क्या होगा, जड का मापांक। ठीक है। तो देखो क्या होता है जड का मापांक, बराबर जो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है। जो मापांक होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, कहने का मतलब क्या होता है कि अगर जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, जो रियल पार्ट आपका दिया है उस रियल पार्ट का आपका स्क्वायर कर देना, और जो आपको इमेजिनरी पार्ट दिया उस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जैसे हमसे पूछ लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ 3 प्लस 4i, 3 प्लस 4i का अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछता तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस का 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 16 हो जाएगा कितना, 25। अंडर रूट 25 क्या होगा, 5 होगा। ठीक है। अंडर रूट 25 क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी थी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने जाना कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, अब रियल नंबर का क्लासिफिकेशन करेंगे। किसका क्लासिफिकेशन करेंगे, रियल नंबर का। रियल नंबर, रियल नंबर को दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है। रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या। रियल नंबर का कॉम्बिनेशन क्लासिफिकेशन दो टाइप से किया गया। पहला डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म जिसको कि हम लोग बोलते हैं दशमलव रूप, दशमलव रूप। और दूसरा आपका होता है इंटीजर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर या फिर पूर्णांक। ठीक है। रियल नंबर को दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया, एक तो डेसिमल फॉर्म, दूसरा क्या होता है, इंटीजर। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लें डेसिमल की। तो डेसिमल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। डेसिमल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। सबसे पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, जैसे एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करिए, जैसे 0.56, 3.92, 0.423। मतलब कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, टर्मिनेट का मतलब ही होता है खत्म होना। मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। एक निश्चित टाइम के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ये दो टाइप का होता है। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है दो टाइप का होता है। इसमें पहला जो होता है आपका रिपीटिंग डेसिमल होता है। क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल।
दूसरा क्या होता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। सेकंड क्या होता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, एक तो होता है रिपीटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। देखिए रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे 0.777 ऐसे बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, जैसे 0.63636363 ऐसे बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, जैसे 0.777 डाट डाट रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 0.7 पे बार लगा देंगे। ये बार लगाने का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट के बाद 7 ऐसे रिपीट करता जा रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब जैसे 0.63636363 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.63 के ऊपर बार लगा देंगे। 63 पे बार लगाने का मतलब यही है कि 6363 ऐसे रिपीट करता हुआ जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी रिपीटिंग डेसिमल हैं इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में। जैसे 0.7 बार है तो एक डिजिट पे बार है 7 लिख दो और नीचे 9 लिख दो। इसको 7/9 हम लोग क्यों लिख पा रहे हैं, इसको भी हम सीखेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 0.63 बार है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 63 लिखोगे। और कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है तो 2 बार 9। तो इसको हम 63/99 क्यों लिख रहे हैं, इसको भी हम अभी सीख लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो हमने पढ़ा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या है कि जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कि बार बार रिपीट करता जा रहा है। जैसे यहाँ पे 0.777 डाट डाट रिपीट करता रहा है, तो जो संख्या रिपीट कर रही है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो बार लगाने का मतलब यही है कि जैसे 0.7 पे बार लगा है, तो इस बार का मतलब ही यही है कि 0.7 पॉइंट के बाद 7 बार बार ऐसे रिपीट कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0.63 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग 0.63 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। सेम इतनी चीज़ों को हम लोग ना लिख के इसको हम लोग शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख दिए 63/99। मतलब जितने भी रिपीटिंग डेसिमल हम सबको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसको भी हम अभी देख लेते हैं। फिर दूसरा है हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, जो रिपीट ही ना करे। जैसे क्या, 0.1 2 3 4 ऐसे बढ़ता चला जाए, कभी रिपीट ही ना करे। 0.3945 ये सब कभी क्या होंगे, रिपीट ही नहीं करेंगे। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 समथिंग है, कभी रिपीट ही नहीं करता। ये सब हमारा क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। तो हम आइए देखते हैं कि रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में क्यों लिख पाते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा डेसिमल के बारे में। डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमने जाना टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा हमने जाना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर हमने जाना कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जितने भी रिपीटिंग डेसिमल हैं उसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में क्यों लिख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए जितने भी रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल उसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में क्यों एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म, वाई मतलब कि क्यों हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। देखिए जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 0.7777 डॉट डॉट, तो हमने बताया कि जो डिजिट रिपीट कर रहा है उस पर हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, फिर हमने बताया हम इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, 7 लिखेंगे और एक डिजिट पे बार है तो नीचे एक 9 हो जाएगा। ये चीज हम कैसे लिख रहे हैं इसको हम लोग सीख लेते हैं। देखिए हमने मान लिया एक इसके बराबर है, y के बराबर है। y बराबर हमने माना कि 0.7777 डॉट डॉट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10y बराबर आपको क्या मिलेगा, 7.777 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब देखिए, अब सीधा सीधा 10y इक्वल टू
7 अलग लिखेंगे प्लस इसको लिख देंगे 0.777 डॉट डॉट। ठीक है, तो 0.77 है क्या, वाई ही तो है, तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। ठीक है, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, वाई। तो यहाँ से क्या आया 10y बराबर 7 प्लस वाई, वाई को इधर लाएंगे तो क्या होगा 9y बराबर 7। तो यहाँ से y का मान क्या आएगा 7/9। ठीक है, और ये y है क्या, यही तो है। तो हमने इस चीज को 7/9 कैसे लिखा, वो चीज यहाँ से आई है। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको मतलब ये शॉर्टकट याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिए इतना प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखनी है चीजें। देखिए आपको याद रखना, जैसे हमने बताया कि अगर 0.777 बार है, ठीक है, मतलब कि एक डिजिट में बार है, तो आपको एक 7 तो लिखना है, एक डिजिट में बार है तो एक बार 9 आएगा। ठीक है, प्रूफ कैसे होगा, सबका प्रूफ सेम इसी तरीके से होगा। y बराबर लेट कर लेंगे, जैसे 0.63363 डॉट डॉट है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.63 के ऊपर बार। तो सबसे पहले लिखेंगे 63। ठीक है, 2 डिजिट में बार है तो 2 बार 9। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 3 डिजिट होता तो ऊपर 3 डिजिट और नीचे 3 बार 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी एक चीज समझेंगे। देखिए आप एक चीज हमको बताइएगा, जैसे एक नंबर है 15। ठीक है, 15 को अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 15 को 5 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 5 या 15 कट गया। ठीक है, अब इसी चीज को हम एक और तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखिए अब इसी बात को हम एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कि जैसे 15 है, 15 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 15 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, 15 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। तो 15 को 5 से डिवाइड करने का क्या मतलब है, 15 को 5 से डिवाइड करने का यही मतलब है कि इस 5 में हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि हमको क्या मिल जाए, 15 मिल जाए। तो आप कहेंगे सर वो नंबर होगा क्या, 3। ठीक है, मतलब कि 15 को 5 से डिवाइड करने का यही मतलब हुआ कि 5 में हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा दें कि क्या आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम थोड़ी कुछ चीजें आपको समझाना चाहेंगे। जैसे देखिए कब चीजें अनडिफाइंड आती हैं, कब इनफाइनाइट आती है, ये चीज हम यहीं से देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हम किसी संख्या को जीरो को 1 से भाग देते हैं तो क्या आएगा। बहुत से बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप देखिए अभी हमने यहाँ पे बताया कि 15 को 5 से भाग देने का क्या मतलब है। 15 को 5 से भाग देने का मतलब यही है कि 5 में आप एक ऐसी संख्या से गुणा कर दीजिए कि 15 आ जाए। ठीक है, अब 0 को 1 से भाग देने का क्या मतलब बाबू, 0 को 1 से भाग देने का यही मतलब है कि आप 1 में किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 0 आ जाए। तो बताइए वो संख्या कौन होगी कि 1 में हम ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करा दें कि 0 आ जाए। आप कहेंगे सर वो संख्या होगी 0। क्या इसके अलावा कोई संख्या है जिसमें 1 से मल्टीप्लाई कराने पर 0 आएगा, आप कहेंगे नहीं। तो मतलब जब भी 0 को हम किसी भी संख्या से भाग देंगे, किसी भी संख्या n से भाग देंगे, और n अगर 0 के बराबर नहीं है, n क्या हो, 0 के बराबर ना हो। ठीक है, अगर किसी भी संख्या को 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे, किसी भी संख्या से भाग देंगे नॉन जीरो संख्या से, मतलब कि जो 0 के बराबर नहीं है, हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, अभी आपको समझ में आ गया। अब देखिए जब भी, अब दूसरा, अगर हम किसी भी संख्या n को 0 से भाग देंगे तब क्या होगा, n जो कि 0 के बराबर ना हो, n क्या हो, 0 के बराबर ना हो। मान लो 3 है, 3 को 0 से भाग देना। ठीक है, n 0 के बराबर ना हो और n को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा। अब हमने बताया कि भाई 3 को 0 से भाग देने का मतलब क्या है, 3 को 0 से भाग देने का क्या मतलब बाबू, कि 0 में हम किसी ऐसी संख्या से गुणा करा दें कि 3 आ जाए। बताओ 0 में किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें कि 3 आ जाए। क्या ऐसी कोई संख्या पॉसिबल है, ऐसी कोई संख्या पॉसिबल है जिसको हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 आ जाए, आप कहेंगे नहीं पॉसिबल। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जो कि जिसमें हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है, उस बड़ी संख्या का नाम हम लोग दे देते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, जब भी किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, हमेशा क्या आता है, इनफाइनाइट आता है।
अब देखिए जब हम लोग 0 को 0 से भाग देंगे क्या आएगा, 0 को 0 से भाग देंगे तब क्या आएगा। 0 को 0 से भाग देने का मतलब यही है, 0 को 0 से भाग देने का मतलब वही है कि इस 0 में किसी ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि 0 आ जाए, इस 0 में किसी ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि 0 आ जाए। तो आप जानते हैं कि 0 में आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 को 0 से भाग देने का मतलब है कि इस 0 में आप ऐसी संख्या से गुणा कर दीजिए कि 0 आ जाए। तो आप कहेंगे इस 0 में आप 0 से गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, इस 0 में आप 1 से गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, इसमें हम 2 से करेंगे तब भी 0 आएगा, इसमें हम 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, मतलब किसी भी संख्या से करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो आप बताइए इसका मान 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो क्या इसका मान फिक्स है? आप कहेंगे नहीं फिक्स है। क्या हम लोग 0 को 0 से भाग कर रहे हैं, क्या हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं कि क्या आएगा? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है, डिफाइन ही नहीं है। क्या है, डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइन। ठीक है, और जब डिफाइन नहीं है, जब डिफाइन नहीं है तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ये चीज आपको समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, कि 0/0 अनडिफाइंड क्यों होता है, किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं इनफाइनाइट क्यों आता है, जब 0 को हम लोग किसी भी नॉन नेगेटिव नंबर से भाग देते हैं तो 0 क्यों आता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम देखिए आपको एक और छोटा सा बात देखिए, आप यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं। अगर n 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, अगर n 0 के बराबर नहीं है, तब अगर हम लोग 0 को n से भाग देते हैं, 0 को n से भाग देते हैं तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और अगर n को 0 से भाग देते हैं, n को 0 से भाग देते हैं तो हमेशा क्या आएगा, अनडिफाइंड। क्यों आएगा इसको हमने बता भी दिया। अब अगर 0 को 0 से भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, अनडिफाइंड आता है। क्यों आता है ये भी हमने बताया है। ठीक है, क्यों आता है ये भी हमने बताया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।